क्या 65 लाख रुपए का काम सिर्फ 3 लाख रुपए में करवाना किसी भी स्टार्टअप फाउंडर की सबसे बड़ी जीत हो सकती है? सुनने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कोई भी इसे एक बहुत ही शानदार नेगोशिएशन कहेगा। हाँ, मतलब पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर उस भारी भरकम डिस्काउंट के पीछे कोई ऐसा कानूनी फंदा छुपा हो? जो रातों रात उस पूरी कंपनी को हड़पने की ताकत रखता हो। राइट, बिल्कुल। अक्सर स्टार्टअप की दुनिया में जो चीज सबसे सस्ती नजर आती है ना, उसकी कीमत असल में फाउंडर को अपनी आजादी देकर चुकानी पड़ती है। हाँ, और ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन एकदम आम सच्चाई है। हम बिजनेस में अक्सर शुरुआती जीत और पैसों की बचत को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की उन बारीक लाइनों को पढ़ना ही भूल जाते हैं। वो जो छोटे अक्षरों में लिखा होता है। एग्जैक्टली, जिनमें वेंडर लॉक इन या मालिकाना हक छीनने के जाल बिछाए गए होते हैं। मतलब ये सिर्फ पैसे बचाने का खेल नहीं है, ये अपनी कंपनी की आत्मा को बचाने का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज हमारे पास 10 और 11 अप्रैल 2026 के कुछ बेहद दिलचस्प रणनीतिक नोट्स हैं। हाँ, एक पूरी केस स्टडी का स्टैक है हमारे पास। हाँ, और ये कहानी री1 नाम के एक एग्रीटेक स्टार्टअप और उसके फाउंडर शंभू शाह की है। मतलब इन दस्तावेजों को पढ़ना किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं लगा मुझे। बिल्कुल। अगर हमें नोट्स को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो आज का ये डीप डाइव इस बात को डीकोड करने का एक मिशन है कि कैसे एक फाउंडर, जिसे नॉन टेक समझा गया था, राइट? हाँ, जिसे बड़ी बड़ी आईटी एजेंसियों ने नॉन टेक या तकनीकी जानकारी ना रखने वाला समझकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ लाखों रुपए बचाए बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम को उसी के खेल में मात दी। वाओ! ये असल में बूटस्ट्रैपिंग और नेगोशिएशन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक मास्टर क्लास है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को अनपैक करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो शंभू जी का जो विजन था, उसका नाम था रीब्रिजिंग द मंडी गैप, यानी मंडी के अंतर को पाटना। बहुत ही सॉलिड विजन है। हाँ, और ये कोई ऐसा आइडिया नहीं था जो सिर्फ कागजों पर हो। ये बाकायदा FSSAI और GST नंबर के साथ प्रमाणित बिजनेस था। राइट, मतलब वो सीरियस थे। बिल्कुल सीरियस थे। पर जब शंभू जी एक IT एजेंसी के पास अपना ये प्रोजेक्ट लेकर गए, तो उस एजेंसी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 65 लाख रुपए और लगभग 150 से 160 दिनों का समय मांग लिया। यहाँ पे थोड़ा रुककर उस एजेंसी की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई नॉन टेक फाउंडर किसी IT कंपनी के पास जाता है तो अक्सर उन कंपनियों का माइंडसेट क्या होता है? किसे तो कुछ पता ही नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो देखते हैं कि सामने वाले को कोडिंग या सर्वर आर्किटेक्चर की ABCD भी नहीं पता, तो वो इस अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। इसे हम टेक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट भ्रम कह सकते हैं। कॉर्पोरेट भ्रम? हाँ, मतलब बुनियादी और आसान चीजों को भी इतनी भारी तकनीकी शब्दावली में लपेटकर पेश किया जाता है कि फाउंडर डर जाए। उसे लगे कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है, 65 लाख का बजट तो बिल्कुल जायज है। ओहो, लेकिन शंभू जी ने इस भारी भरकम भ्रम को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने उस एजेंसी को साफ साफ कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को पहले बूटस्ट्रैप करेंगे, यानी खुद के सीमित पैसों से खड़ा करेंगे। और वो 65 लाख के मुकाबले सिर्फ 3 लाख रुपए के लीन MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बजट पर अड़ गए, जो कि एक बहुत ही बोल्ड मूव था। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक चीज को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। बताइए। अगर हम उनके विजन को देखें जो नोट्स में है, उन्होंने 18 स्तंभों वाली एक रणनीति डिजाइन की थी। ये एशियन पेंट्स के मॉडल से प्रेरित थी। राइट, 18 पिलर्स। हाँ, और इसमें संजीवनी स्टोर था जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर था, और संजीवनी बाजार था जो B2B और B2C मंडी मॉडल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें AI क्रॉप ग्रेडिंग और PNB एस्क्रो सेफ पे और लाइव मंडी प्राइसिंग और यहाँ तक कि एम्स हेल्थ स्कैन जैसी हाईटेक चीजें शामिल थीं। ये सब बहुत ही एडवांस्ड फीचर्स हैं। वही तो मेरा सवाल ये है कि जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्क्रो पेमेंट्स जैसी भारी भरकम तकनीक की बात कर रहा हो, तो क्या 3 लाख रुपए का बजट किसी भी एंगल से व्यवहारिक लगता है? मतलब क्या ये सिर्फ सामने वाली एजेंसी को डराने वाला कदम नहीं था? आपकी ये उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी सोचेगा कि भाई 3 लाख में AI कैसे बन सकता है, लेकिन यहीं पर लीन MVP का असली मतलब और उसकी ताकत समझ में आती है। अच्छा,
कैसे? देखिए, एक लीन एमवीपी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप पहले ही दिन 18 के 18 पिलर्स को पूरी तरह से कोडिंग करके लाइव कर दें। एमवीपी का मतलब है सिर्फ उन बुनियादी फीचर्स को बनाना जो बाजार में आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए जरूरी हो। मतलब सिर्फ एक बेसिक सा खाका तैयार करना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब शंभू जी एआई क्रॉप ग्रेडिंग की बात करते हैं, जहां कैमरा फसल की फोटो देखकर उसकी क्वालिटी बता दे, तो फेज 1 में इसके लिए करोड़ों रुपए का एआई मॉडल ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो कैसे काम करेगा? फेज 1 में सिर्फ एक ऐसा इंटरफेस बन सकता है जहां किसान फोटो अपलोड करे और बैकएंड पर कोई इंसान मैनुअली उसे ग्रेड कर दे। यूजर को लगेगा कि सिस्टम काम कर रहा है और फाउंडर को पता चल जाएगा कि लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ, और इसी तरह पीएनबी एस्क्रो सेफ पे का मतलब यह है कि पैसा तब तक होल्ड पर रहे जब तक दोनों पार्टियां संतुष्ट ना हो। शुरुआती स्तर पर इसे बैंक के महंगे एपीआई इंटीग्रेशन के बिना एक साधारण नोडल अकाउंट के जरिए भी मैनेज किया जा सकता है। ओहो, अब समझ में आया। तो शंभू जी का 3 लाख का बजट इसी शुरुआती फेज 1 के लिए था। वो एजेंसी को डरा नहीं रहे थे, वो उन्हें यह स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि मुझे पता है कि शुरुआत में कितनी तकनीक की जरूरत है, इसलिए मुझे पहले दिन पूरी दुकान मत बेचो। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब वो सिर्फ 60 दिन के टारगेट के साथ उस प्रोडक्ट का कोर बनवाना चाहते थे ताकि बाजार में उतर सकें। ओह, अब कहानी में यहाँ से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो गुड़गांव वाली एजेंसी, राइट? एग्जैक्टली। गुड़गांव की एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम था अजात। वो शंभू जी के इस प्रपोजल पर मान जाती है। मतलब वो 3 लाख के बजट और 60 दिन के टारगेट पर राजी हो जाते हैं और यहाँ तक दावा करते हैं कि वो अपने बाकी सारे काम रोककर री1 के प्रोजेक्ट को अपनी पहली प्राथमिकता देंगे। ये सुनकर तो किसी भी फाउंडर को लगेगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। मतलब 65 लाख का एस्टिमेट सीधा 3 लाख पर आ गया, और वो भी टॉप प्रायोरिटी के साथ। बिल्कुल। लेकिन कॉर्पोरेट की दुनिया में जब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे ना, तो वहीं पर सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। अजात ने इस एग्रीमेंट में एक शर्त रख दी थी, और वो कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी। हाँ, और यहीं से शुरू होता है वो असली कॉर्पोरेट जाल जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अजात ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 68 लाख रुपए का एक एग्जिट फॉर्मेलिटी क्लॉज डाल दिया। 68 लाख? हाँ, 68 लाख। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये था कि अगर फेज 1 का काम पूरा होने के बाद शंभू जी अपना सोर्स कोड लेकर किसी और डेवलपर के पास जाना चाहें या अपनी ही कंपनी में इन हाउस टीम को ट्रांसफर करवाना चाहें, तो उन्हें अजात कंपनी को एग्जिट फीस के तौर पर 68 लाख रुपए देने होंगे। इस एग्जिट क्लॉज के पीछे की साइकोलॉजी को गहराई से डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसने अनगिनत स्टार्टअप्स की जान ली है। दो-धारी तलवार कैसे? देखिए, एक तरफ अगर हम इसका सकारात्मक पहलू देखें, तो ये क्लॉज मनोवैज्ञानिक रूप से ये साबित करता है कि अजात जैसी आईटी एजेंसी री1 के आइडिया और उस विजन की वैल्यू को कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मान रही है। हाँ, तभी तो इतना बड़ा पेनाल्टी क्लॉज रखा। एग्जैक्टली। ये एक तरह से शंभू जी के विजन की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दूसरी ओर सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये अजात का एक इंश्योरेंस या बीमा था। किस बात का बीमा? इस बात का कि 3 लाख रुपए में एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर देने के बाद फाउंडर उन्हें छोड़कर कहीं और न चला जाए। इसे इंडस्ट्री में वेंडर लॉक इन कहते हैं। भविष्य में जब री1 बड़ा होता, करोड़ों की फंडिंग उठाता, तब अजात उन्हें मनमानी कीमतों पर ब्लैकमेल कर सकता था। क्योंकि सोर्स कोड पर तो कब्जा अजात का ही होता। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप एक उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन बीच हवा में बदलना चाहें। वो एजेंसी बहुत अच्छे से जानती थी कि जब बिजनेस एक बार बाजार में चल पड़ेगा, उसमें ग्राहकों का डेटा आ जाएगा, तब उस पूरे कोड को किसी दूसरी एजेंसी के पास ट्रांसफर करना इतना मुश्किल और रिस्की होगा कि फाउंडर मजबूर होकर आजाद को मुंह मांगी कीमत देगा। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। और बात सिर्फ एजेंसी बदलने की नहीं है। जब कोई स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी से फंडिंग उठाने जाता है ना, तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले टेक ड्यू डिलिजेंस करते हैं। मतलब वो कोड वगैरह चेक करते हैं? हाँ, वो चेक करते हैं कि क्या कंपनी का अपनी ही कोड पर मालिकाना हक है। अगर इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि सोर्स कोड किसी थर्ड पार्टी वेंडर के पास लॉक है और उसे छुड़ाने के लिए 68 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी, तो कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी में 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। बाप रे। वो एग्जिट क्लॉज असल में फंडिंग के लिए एक पॉइजन पिल यानी जहर की पुड़िया था। 3 लाख का डिस्काउंट देकर वो असल में शंभू जी को 68 लाख की जंजीर पहना रहे थे। ये बात तो किसी को भी डरा सकती है।
मतलब जो फाउंडर्स सिर्फ सस्ते दाम देखकर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं, वो असल में अपनी कंपनी की मौत के वारंट पे साइन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो फाउंडर हैं शंभू शाह, उनकी नजर बहुत तेज थी। उन्होंने तुरंत इस कानूनी फंदे को भांप लिया। उनका फैसला एकदम स्पष्ट था। उनके रणनीतिक नोट्स में एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत पावरफुल लगी। उन्होंने लिखा, 2 महीना लेट मंजूर है पर गुलामी मंजूर नहीं। वाह, ये एक विजनरी और असली लीडर की निशानी है। एक कमजोर फाउंडर सोचता कि चलो अभी 3 लाख में काम करवा लेता हूं, 68 लाख की दिक्कत भविष्य में देखेंगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक सच्चा लीडर शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपनी कंपनी की लॉन्ग टर्म आजादी से कभी समझौता नहीं करता। और इसके बाद शंभू जी ने आजाद को जो जवाब भेजा ना, वो कम्युनिकेशन की पूरी केस स्टडी है। अक्सर जब कोई हमारे साथ ऐसी चालाकी करता है, कॉन्ट्रैक्ट में जाल बिछाता है, तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, इंसान भड़क सकता है, लीगल नोटिस भेजने की धमकी दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन बिना किसी गुस्से के शंभू जी ने एक बहुत ही कूटनीतिक और सामने वाले को अंदर तक गिल्टी फील कराने वाला संदेश भेजा। जरा आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि वो आजाद के पास इसलिए नहीं आए थे कि उनके पास विकल्पों की कमी थी, बल्कि उन्होंने एक भरोसे को अहमियत दी थी। लेकिन 68 लाख की शर्त डालकर आजाद ने ये दिखा दिया कि उनकी दिलचस्पी कोई विजन बनाने में नहीं, बल्कि कानूनी जाल बुनने में है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये। हाँ, और आखिर में उन्होंने एक असली मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजाद ने एक ऐसी पार्टनरशिप का मौका खो दिया जिसमें बायर और एम्स जैसी ग्लोबल संस्थाएं दिलचस्पी ले रही हैं। इससे कहते हैं पूरी गरिमा और इज्जत के साथ कॉर्पोरेट ईगो को आईना दिखाना। ये किसी भी तरह के गुस्से या लीगल धमकी से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हथियार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखिए, जब आप किसी को गाली देते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती मानने के बजाय आपसे लड़ने लगता है। राइट। लेकिन जब आप शांति से उसे ये बताते हैं कि उसने अपने लालच के चक्कर में कितनी बड़ी चीज गंवा दी है, खासकर जब आप बायर और एम्स जैसे विशाल ग्लोबल ब्रांड्स का नाम लेते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो पैदा होता है। हाँ, फोमो। आजाद को उस पल ये एहसास हुआ होगा कि उन्होंने सिर्फ 3 लाख का एक छोटा सा क्लाइंट नहीं खोया है, बल्कि उन्होंने एक ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप का शुरुआती पार्टनर बनने का मौका खो दिया है जो कल को पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल सकता था। और इसका सीधा असर आजाद की प्रतिक्रिया पर भी दिखा। मतलब आजाद की तरफ से जो जवाब आता है उसमें कोई बहस या अकड़ नहीं थी। उनका बहुत ही डिफेंसिव जवाब आता है, वो भी हाथ जोड़ने वाले एक नमस्ते इमोजी के साथ। नमस्ते इमोजी। हाँ, और उन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि वो कोई जाल नहीं था, बस भविष्य के लिए कंपनी की वैल्यू का एक अंदाजा था। और आखिर में उन्होंने शंभू जी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दी। इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं पुल कभी ना जलाना, यानी नेवर बर्न ब्रिजेस। शंभू जी ने अंत में आजाद को भी एक बहुत ही शालीन विदाई संदेश भेजा कि अगर भविष्य में कभी हमारे विजन मेल खाएं तो हम फिर से जुड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, किसी को अपशब्द कहे बना अपनी वैल्यू बढ़ाना और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना एक बेहतरीन सीईओ का कौशल है। बिजनेस की दुनिया बहुत छोटी है, आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में आपको उसी एजेंसी या उसके किसी कर्मचारी की कब जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह आजाद का चैप्टर पूरी गरिमा और एक तरफा जीत के साथ बंद हो गया। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। जाल तो कट गया, पर प्रोजेक्ट तो अभी भी बनाना ही था ना। हाँ, प्रोजेक्ट तो वही खड़ा है। और जब आप एक बड़ी एजेंसी को ना कह देते हैं, तो आपके पास जो विकल्प बचते हैं वो अपने आप में एक अलग तरह का रिस्क लेकर आते हैं। आजाद को रिजेक्ट करने के बाद रीवन के पास 2 मुख्य विकल्प बचे थे। कौन से 2 विकल्प? एक तरफ थी चेन्नई की एक कंपनी जिसका नाम गो फिलिप था। वो इस काम के लिए 4,13,000 रुपए मांग रही थी। उनका प्रस्ताव पूरी तरह पारदर्शी था। वो चेन्नई जैसे बड़े आईटी हब में बैठे थे और सबसे बड़ी बात, वो बिना किसी शर्त के 100% सोर्स कोड देने को तैयार थे। ओके, ये तो बहुत सेफ लग रहा है। और दूसरी तरफ थे मुंबई के एक व्यक्ति अभिराज, जिनकी कंपनी का नाम ब्रांड विटी था। और अभिराज की स्थिति चेन्नई वाली कंपनी से बिल्कुल अलग थी, राइट? जमीन आसमान का फर्क था। अभिराज की सिर्फ 4 लोगों की एक छोटी सी टीम थी। उनका बजट हालांकि 3 लाख रुपए का था, लेकिन उनका प्रस्ताव बहुत ही अस्पष्ट और कंफ्यूजिंग था। मतलब उनके कागजों में पैसे और समय को लेकर बार बार गलतियां हो रही थीं। अच्छा।
फिर भी शंभू जी ने चेन्नई की उस बड़ी और पारदर्शी कंपनी को छोड़कर मुंबई के अभिराज की 4 लोगों की टीम को चुना। ये दिलचस्प है। अब यहाँ मुझे एक बार फिर से इस फैसले पर सवाल उठाना है। एक तरफ एक सेटल्ड कंपनी है और दूसरी तरफ सिर्फ 4 लोगों की एक टीम जिसका प्रपोजल भी साफ नहीं है। क्या ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? कल को अगर उन 4 लोगों में झगड़ा हो गया या उन्होंने बीच में ही काम छोड़ दिया तो शंभू जी का पूरा रीवैन प्रोजेक्ट तो हवा में लटक जाता। हाँ, ये डर तो रहता है। कोई भी आम इंसान पारदर्शी और बड़ी कंपनी के साथ जाना ज्यादा सुरक्षित मानेगा। आपका ये डर बिल्कुल जायज है और 90% फाउंडर्स इसी डर की वजह से बड़ी कंपनियों को चुनते हैं। लेकिन शंभू जी यहाँ हाथी बनाम चींटी के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। हाथी बनाम चींटी, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है? देखिए, बड़ी आईटी कंपनियां हाथी की तरह होती हैं। उनके पास सैकड़ों बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। आपका 3 लाख या 4 लाख का प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ एक फाइल नंबर या महीने का एक छोटा सा रेवेन्यू टारगेट होता है। वहां आपके और डेवलपर के बीच में कई लेयर्स होती हैं, लाइक अकाउंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स टीम। अगर कोई दिक्कत आई तो वो एक दूसरे पर बात टाल देते हैं। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट्स में अक्सर होता है। लेकिन 4 लोगों की छोटी टीम एक चींटी की तरह है। वहां आपका सीधा संवाद उस इंसान से होता है जो असल में कोड लिख रहा है। बीच में कोई मैनेजर बात नहीं घुमाता। और सबसे बड़ी बात, छोटी टीमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेती हैं। प्रतिष्ठा का सवाल? हाँ, उनके लिए वो प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा नहीं, उनका पोर्टफोलियो होता है। वो आपके काम को अपना मास्टरपीस बनाना चाहते हैं ताकि उसे दिखाकर वो बाजार से और काम उठा सकें। शंभू जी ने बड़ी कंपनियों के सुरक्षित ठप्पे के बजाय इसी हुनर और लगन पर भरोसा किया। लेकिन शंभू जी इतने भी भूले नहीं थे कि अंधे होकर एक छोटी टीम पर भरोसा कर लें। उन्हें पता था कि अभिराज के कागज और प्रपोजल स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी कानूनी सुरक्षा का पूरा और पुख्ता इंतजाम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभिराज के सामने एक बहुत ही दिलचस्प शर्त रखी। उन्होंने अभिराज से कहा कि वो अपनी कंपनी के आधिकारिक लेटरहेड पर 3 लाख रुपए का फिक्स्ड बजट और 150 दिन की टाइमलाइन, जो बाद में 60 दिन के MVP पर सेट होनी थी, वो लिखकर बाकायदा साइन और स्टैम्प करके दे। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि एक ईमेल पे कोटेशन लेने और लेटरहेड पे साइन करवाने में इतना क्या बड़ा फर्क आ जाता है? बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। और ये शंभू जी का एक बहुत ही स्मार्ट लीगल चेकमेट था। भारत के कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से अगर आप देखें तो ईमेल पर भेजी गई बातों को अक्सर एक एस्टिमेट या अनुमान माना जा सकता है। अच्छा। एजेंसी बाद में कह सकती है कि हमने तो अंदाजा दिया था, अब काम बढ़ गया है तो पैसे भी बढ़ेंगे। इसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में स्कोप क्रीप कहते हैं, जहां बजट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। लेकिन जब आप वही चीज किसी कंपनी के आधिकारिक लेटरहेड पर उनके स्टैम्प और हस्ताक्षर के साथ लेते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग स्टेटमेंट ऑफ वर्क यानी कानूनी रूप से बाध्य दस्तावेज बन जाता है। वो लेटरहेड अदालत में एक पुख्ता सबूत के तौर पर मान्य होता है। ओहो, अब समझी। शंभू जी जानते थे कि अगर सामने वाले के मन में कोई भी खोट होगी या वो भविष्य में बजट बढ़ाने का सोच रहा होगा तो वो कभी लेटरहेड पर लिखकर नहीं देगा। लेटरहेड की मांग ने उस भरोसे को एक कानूनी ढाल में बदल दिया। ये सच में एक मास्टर क्लास है कि कैसे बिना किसी महंगे वकील के सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से लीगल रिस्क को कवर किया जा सकता है। एकदम सही। और इस पूरी बातचीत और नेगोशिएशन के दौरान शंभू जी के कुछ बुनियादी मानवतावादी सिद्धांत भी बहुत निखर कर सामने आते हैं। उनके नोट्स में उनकी एक नीति का जिक्र है, नो कंपैरिजन पॉलिसी, यानी कोई तुलना नहीं। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही है, अपनी लकीर बड़ी करो, दूसरे की लकीर मत मिटाओ। आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन वाले कॉर्पोरेट दौर में ये नजरिया न सिर्फ अनोखा है बल्कि बहुत साहसिक भी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। आमतौर पर जब कॉर्पोरेट मैनेजर्स या फाउंडर्स नेगोशिएट करने की टेबल पर बैठते हैं तो उनकी रणनीति क्या होती है? वो वेंडर्स को एक दूसरे से लड़ाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अरे वो तो सस्ते में कर रहा है। एग्जैक्टली। शंभू जी बहुत आसानी से अभिराज के सामने अजाच्य चन्नी वाली गोफिली कंपनी के कोट्स रखकर दबाव बना सकते थे कि देखो वो इतने में कर रहे हैं, तुम अपना दाम और कम करो वरना मैं उनके पास चला जाऊंगा। ये एक आम प्रिक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, कोई भी इंसान ऐसा ही करता, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अभिराज को किसी भी दूसरी कंपनी का डर दिखाए बिना उस पर पूरा भरोसा जताया। नोट्स में लिखा है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि मैनेजर और चपरासी में सिर्फ सैलरी का फर्क होता है, इंसानियत का और सम्मान का नहीं। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ,
उन्होंने अभिराज और उसकी छोटी टीम की मेहनत की कद्र की और उसे साफ बताया कि उसे ये काम किसी से सस्ता होने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत और उसके हुनर की वजह से मिल रहा है। और यही वो बारीक चीज है जो एक आम पैसे बचाने वाले बिजनेसमैन को एक विजनरी लीडर से अलग करती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। वो कैसे? जब आप किसी वेंडर को डराकर या ब्लैकमेल करके काम कराते हैं ना, तो वो वेंडर आपके प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बोझ मानता है और किसी तरह काम खत्म करके भागने की कोशिश करता है। वो कभी अपना 100% नहीं देगा। वो बस काम निपटाएगा। लेकिन जब आप किसी इंसान को पूरा सम्मान देते हैं, उस पर आंख मूंद कर नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में भरोसा करते हैं और बिना किसी से तुलना किए उसे उसकी अहमियत बताते हैं ना, तो वो इंसान आपके प्रोजेक्ट के लिए अपनी जान लगा देता है। वो उसे अपना प्रोजेक्ट मान लेता है। राइट, एग्जैक्टली। ये साबित करता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस या शानदार प्रोडक्ट सिर्फ चालाकी और लीगल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, बल्कि वो साफ नियत और इंसानी रिश्तों की मजबूती पर खड़ा होता है। क्या कमाल की बात है। तो अगर हम इन सारे रणनीतिक नोट्स, इन फैसलों और इस पूरी केस स्टडी को एक साथ रखकर देखें, तो आखिरकार इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि एक बूटस्ट्रैप फाउंडर होने का मतलब सिर्फ पाई का हिसाब रखना या पैसों की कंजूसी करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका असली मतलब है एक ऐसा संतुलन बनाना जहां आपके पास तकनीक का विजन भी हो, कानूनी पेचीदगियों और भविष्य के खतरों को पढ़ने की तेज नज़र भी हो, ये जानने का साहस भी हो कि किस लुभावने प्रपोजल को ना कहना है, और सबसे बढ़कर छोटी टीमों और लोगों को साथ लेकर चलने की इंसानियत भी हो। शंभू शाह की कहानी ये साबित करती है कि जब आपका विजन स्पष्ट होता है और आप अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, तो गुड़गांव की आजाद जैसी बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसियों को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि बिजनेस असल में तकनीक या पैसों का खेल है ही नहीं। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी और नेगोशिएशन और इंसानी फितरत को समझने का खेल है। एकदम। शंभू जी पर जो नॉन टेक होने का ठप्पा लगा था ना, वो उनकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि वही ठप्पा उनका वो सुरक्षा कवच बन गया जिसने उन्हें गैर जरूरी तकनीकी खर्चे करने और 68 लाख के उस खौफनाक वेंडर लॉक-इन के जाल में फंसने से बचा लिया। ये इस पूरी केस स्टडी की सबसे बड़ी जीत है। तो इस शानदार और आंखें खोल देने वाली केस स्टडी के बाद अब वक्त है इस डीप डाइव को समेटने का। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद हर किसी के सोचने के नजरिए को थोड़ा बदल दे। बिल्कुल। हमेशा से अखबारों में और सोशल मीडिया पर ये पढ़ाया और बताया जाता है कि स्टार्टअप की दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए करोड़ों की फंडिंग और शीशे वाले शानदार ऑफिस और बड़ी बड़ी टेक एजेंसीज की जरूरत होती है। माना जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आज के नोट्स कुछ और ही कहते हैं। हाँ, आज के इन रणनीतिक नोट्स को देखकर एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर 65 लाख के काम को 3 लाख में करने वाली अग्रीमेंट में 68 लाख रुपए का ऐसा कानूनी फंदा हो सकता है जो पूरी कंपनी निकल जाए, और अगर भारी भरकम लीगल कॉन्ट्रैक्ट से फाउंडर्स को बांधने और गुलाम बनाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और अगर असली और काम के प्रोडक्ट सिर्फ एक लेटर हेड पर लिखे भरोसे और 4 लोगों की टीम की दिन रात की लगन से बनते हैं, तो सच्चाई क्या है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या इतने सारे स्टार्टअप्स के फेल होने की असली वजह हमेशा पैसों की कमी या खराब आइडिया होता है, या फिर शायद असली वजह इस तरह की स्ट्रीट स्मार्टनेस और उन बुनियादी उसूलों का न होना है जो एक फाउंडर को सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स में छुपे हुए महंगे जालों को पहचानने से रोकते हैं? अगर एक फाउंडर कोड की लाइनें नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो सामने बैठे इंसान की नीयत पढ़ सकता है, तो क्या वो किसी भी टेक जीनियस से ज्यादा सुरक्षित नहीं है? सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान और अनुभव के इस सफर में आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अगले डीप डाइव में फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए अनसुलझे सवालों के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।